और ये चलते जो टिहरी रियासत थी वो डर गई थी। और 48वें दिन टिहरी रियासत का एक मंत्री इनको मिलने आता है और इनको आश्वासन देता है कि इनको रिहा कर दिया जाएगा और इनके ऊपर जो भी मुकदमा लगा है वो हटा दिया जाएगा अगर ये अपना अनशन वापस ले लेते। डिप्टी कलेक्टर सुरेंद्र दत्त नौटियाल और डीएफओ पद्म दत्त रतूड़ी इस आंदोलन के 4 प्रमुख नेताओं को दयाराम, रुद्र सिंह, राम प्रसाद और जमन सिंह को गिरफ्तार करके जेल में रख देते। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मुख्य 5 रीजन थे जिनकी वजह से जनता इनसे बहुत ज्यादा परेशान थी। 1 महीने बाद यानी कि 31 जनवरी सन 1944 को राजद्रोह के चलते इनको 2 साल की सजा और 200 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ा। दोस्तों सोचिए, एक शक्तिशाली राजा, उसकी आंखों में डर, एक ऐसे इंसान का जो ना हथियार रखता था और ना सेना, जिसका हथियार था सच और रास्ता था अहिंसा, पर रियासत ने उसके साथ ऐसा सलूक किया कि आज भी सुनो तो गुस्सा आ जाए, और अगर गुस्सा ना आए तो मतलब आपका खून पानी है। इच्छा बस इतनी थी कि पहाड़ का एक आदमी इंसान कहा जाए और बदले में उसे मिला जेल, बेड़ियां और 84 दिनों की भूख हड़ताल। सन 1943 जब एक आम आदमी टिहरी रियासत के खिलाफ बोलने लगा, जनता उसके साथ जुड़ने लगी और टिहरी रियासत कांप गई। ऐसे में एक राजा ने आदेश दिया कि इस लड़के को तोड़ दो और इतना तोड़ो कि पहाड़ का हर आदमी डर जाए, और उस आदमी को एक अंधेरी, गीली और पत्थरों से भरी जेल में फेंक दिया। बेड़ियां लगा दी, सिर्फ बेड़ियां नहीं, 35 किलो की बेड़ियां। इसलिए नहीं कि वो भाग जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि इरादा था इस लड़के को तोड़ दो, मिटा दो, चुप करा दो। नमस्कार दगड़ियों, मैं हूं सचिन भट्ट। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पावनगढ़ में, और आज हम बात कर रहे हैं श्रीदेव सुमन की, जिनका नाम स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। मात्र 28 साल की उम्र में इन्होंने 84 दिन की एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। इन्होंने अपना पूरा जीवन टिहरी के राजशाही और लोगों के जन कल्याण में लगा दिया, और इसी के चलते आखिर में अपनी जान दे दी और टिहरी रियासत में एक लोकतंत्र की नींव रखी। श्रीदेव सुमन जी का असली नाम श्रीदत्त बडोनी था। इनका जन्म 25 मई सन 1916 को टिहरी जिले के बमुंडपट्टी के जौल गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हरिराम बडोनी और माताजी का नाम तारा देवी था, और एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से थे। बहुत ही साधारण परिवार, लेकिन इनके मन में सामाजिक और देश भावना बचपन से ही थी। ये पढ़ाई में बहुत तेज थे। इनकी इनिशियल स्टडी गांव में ही हुई थी और फिर हायर एजुकेशन के लिए ये शहर चले गए। उसी दौरान इनका जो इंटरेस्ट था वो लिटरेचर और सोशल वर्किंग में बढ़ने लग गया। न केवल इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, बल्कि इन्होंने बहुत सारे आंदोलन में पार्टिसिपेट भी किया। अब श्रीदेव सुमन जी को जानने से पहले हमें टिहरी रियासत को जानना पड़ेगा। तो टिहरी रियासत को सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता से 1815 में स्टेबल किया। इन्होंने गोरखाओं को यहाँ से भगाया था, और जब ये स्टेब्लिशमेंट हुआ था तब पद और जिम्मेदारियां बांटी गई थी, जिसमें सबसे ऊपर राजा रहेगा, सब अधिकारियों के ऊपर राजा जो प्रजा को चलाएगा, फिर दीवान जो राजा का मुख्य सलाहकार होगा, वजीर जो रेवेन्यू और फाइनेंस को देखेगा, फौजदार जो परगन्नों के लिए डेडिकेटेड रहेगा, करदार यानी सुपरवाइजर जो कि पट्टियों के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, और मुख्तार जो कि जस्टिस सिस्टम को देखेंगे। अब श्रीदेव सुमन जी के टाइम पे जो शासक थे वो थे नरेंद्र शाह। इनको अंग्रेजों से महाराजा की उपाधि मिली थी और 11 तोपों की सलामी मिली थी। तो इनका ब्रिटिश साम्राज्य में एक पॉलिटिकल करियर भी था। इन्होंने कुछ अच्छे काम भी करे थे, जैसे इन्होंने 1923 में प्रबंधक सहायक समिति नामक का एक रिप्रेजेंटेटिव सभा बनाई थी। इन्होंने शिक्षा और चिकित्सा यानी फर्स्ट एड में भी विकास किए थे। पर फिर भी ओवरऑल जो इनका शासन था उसमें तानाशाही और राजशाही थी। लोग बहुत परेशान थे, लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता था। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मुख्य 5 रीजन थे जिनकी वजह से जनता इनसे बहुत ज्यादा परेशान थी। हैवी टैक्स सिस्टम, जो टैक्स था वो जनता से बहुत आम बातों पे लिया जाता था। उस टाइम पे जमींदार होते थे, लैंड टैक्स होता था जिसे भूमि कर भी कहते थे, यहां तक कि पशुओं को रखने में भी टैक्स लिया जाता था, और भी बहुत सारी चीजों पे टैक्स लिए जाते थे जो राजा को जाते थे। जो इनके जंगल राइट्स थे, जो वन अधिकार थे, उनको भी इनसे ले लिया गया था। उस पर भी बहुत रोक लगा दी गई थी ब्रिटिश के कहने पे। बेगार प्रथा, जहां पे मजदूर और किसानों को राजा के लिए फ्री में काम करना पड़ता था। अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम होता था वो नहीं था। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। अगर आप राजशाही के खिलाफ कहीं पे भी कुछ भी बोलते तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। और जस्टिस सिस्टम तो कुछ था ही नहीं, सब राजा और उनके अधिकारियों के मनमानियों पे चलता था। कई बार प्रजा ऐसी सजा काटती थी जिसका क्राइम उन्होंने किया भी नहीं है। अब इन्हीं सब के चलते आगे चलकर बहुत एक प्रसिद्ध कांड भी हुआ था, जिसको टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं।
जो कि तिलाड़ी कांड के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसको वन आंदोलन भी कहते हैं। अब 1927 में जब राजा ने जंगलों पे रोक लगाई तो जो कई सारे लोग थे उनके मन में एक आंदोलन भड़कने लगा, क्योंकि उनकी डे टू डे लाइफ में जंगल का बहुत इंपॉर्टेंस था। उनकी लाइफ जंगल पे बहुत डिपेंडेंट, उन्हें बेसिक चीजें जैसे चारा, लकड़ी, ये सब जंगलों से मिलता था। अब ये प्रोटेस्ट चल ही रहा था। इतने में क्या होता है, जो राजा होते हैं वो 1930 को अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए यूरोप चले जाते हैं। अब उनके यूरोप जाते ही जो इनके अधिकारी होती है उनको खुली छूट मिल जाती है, और 20 मई सन 1930 को जो डिप्टी कलेक्टर सुरेंद्र दत्त नौटियाल और डीएफओ पदम दत्त रतूड़ी इस आंदोलन के 4 प्रमुख नेताओं को, दयाराम, रुद्र सिंह, राम प्रसाद और जमन सिंह को गिरफ्तार करके जेल में रख देते हैं। अब इस गिरफ्तारी के विरोध में 30 मई सन 1930 को रवाई क्षेत्र के, यानी कि जो जंगल के आसपास के लोग हैं, वो तिलाड़ी के मैदान में हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए और उनका मकसद था एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना। लेकिन एक दीवान के लीडरशिप में, जिनका नाम चक्रधर जुयाल था, 300 लोगों ने उनको 3 तरफ से घेरकर अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। कई लोग तो यमुना नदी में कूदने लगे अपनी जान बचाने के लिए और डूबते वहीं मर गए। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद 194 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और 70 लोगों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसमें 16 लोगों की जानें जेल में ही चली गई। अब यूरोप से जब महाराजा लौट के आए और उन्होंने इन क्षेत्रों में जब अपना दौरा किया तो फिर कई करों पे, कई टैक्स पे इनको छूट दी गई। लेकिन फिर भी जो ये कांड हुआ था, ये टिहरी रियासत के लिए एक काला धब्बा था, जो कि बहुत शर्मनाक घटना थी। अब आप लोग समझ गए होंगे टिहरी रियासत की उस समय क्या हालत थी और टिहरी के लोग उस समय किस स्थिति में रह रहे थे। इस तरफ जब ये हो रहा था, उधर श्रीदेव सुमन जी के अंदर एक आंदोलन की आग भड़क रही थी और उन्हें आंदोलन की प्रेरणा मिलती थी महात्मा गांधी जी से। वो महात्मा गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों से काफी प्रभावित थे और उन्होंने इन सिद्धांतों को अपना जीवन मंत्र बना दिया था। आगे चल के श्रीनगर में एक इवेंट होता है जहां पे जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी जी आते हैं और श्रीदेव सुमन जी की मुलाकात उनसे होती है। श्रीदेव सुमन जी टिहरी में हो रहे इस अन्याय और अत्याचार को जवाहरलाल नेहरू जी को बताते हैं और उस इवेंट से इनके पॉलिटिकल करियर में एक बहुत बड़ा उछाल आता है। वो एकदम बदल जाता है, इनका पॉलिटिकल करियर एकदम एक्टिव हो जाता है। आगे चल के ये गांधी जी से मिलने उनके आश्रम में जाते हैं, जहां पे श्री वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी इनको गांधी जी से मिलाते हैं। गांधी जी से मिलने के बाद श्रीदेव सुमन जी ने कहा कि आज मेरी इच्छा गांधी जी के द्वारा पूरी हुई है। उन्होंने टिहरी को लेकर जो मेरा प्रस्ताव था उसको अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से प्राप्त करने के लिए मुझे मंजूरी दे दी है। ये मेरे लिए जीने और मरने का सवाल है, क्योंकि टिहरी की जनता बहुत दुखी है और बहुत कष्ट में है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने जब श्रीदेव सुमन जी को उनके सपने के बारे में पूछा तो श्रीदेव सुमन जी ने कहा कि मैं एक स्वतंत्र भारत में एक स्वतंत्र गढ़वाल की कल्पना करता हूँ। कई स्वतंत्र संघों से बना एक भारत संघ और उसी संघ में एक स्वतंत्र गढ़वाल, मेरी यही इच्छा है। एक ऐसा गढ़वाल जो गंगा नदी द्वारा राजनैतिक और सामाजिक रूप से विभाजित नहीं होगा, जहां पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वर्गहीन होगा और राजशाही नहीं होगी और लोकतंत्र होगा। तो श्रीदेव सुमन जी का टिहरी को लेके ये विजन था। आगे चल के 23 जनवरी सन 1939 को इन्होंने टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की और मात्र 22 साल की उम्र में ये युवाओं के बीच एक सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता बन गए। प्रजा मंडल के 5 इंपॉर्टेंट उद्देश्य थे, जैसे टिहरी रियासत में लोकतंत्र होना चाहिए, राजशाही और तानाशाही खत्म होनी चाहिए, बेगार प्रथा खत्म होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम होना चाहिए और जनता को नागरिक अधिकार मिलना चाहिए, जो मॉरल राइट्स होते हैं वो जनता को मिलना चाहिए। इन सब के साथ साथ सुमन जी एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने हिमांचल नामक एक बुक भी लिखी थी जिसे टिहरी में बांटा गया था और ये लोकल मैगजीन, सुमन सौरभ नाम से जो लोकल मैगजीन आती थी वो भी लिखा करते थे और ये बहुत सारे पब्लिकेशन के भी राइटर थे। अब सुमन जी इतने पॉपुलर हो गए थे, लोग उनसे जुड़ने लग गए थे, तो जो टिहरी रियासत थी वो बौखला सी गई थी और 27 दिसंबर 1943 को इनको गिरफ्तार किया गया और 30 दिसंबर सन 1943 को इन पे राजद्रोही का आरोप लगाया गया। इसके एक महीने बाद यानी कि 31 जनवरी सन 1944 को राजद्रोह के चलते इनको 2 साल की सजा और 200 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ा। 200 रुपए उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम होती थी। जब ये जेल में आए तो इन्होंने देखा कि जेल के जो कैदी हैं उनके साथ और भी बदतर सलूक किया जाता है, उनको एकदम जानवर की तरह रखा जाता है और 3 मई 1944 में इन्होंने यही सब देखकर अनशन की घोषणा कर दी और इनकी सिर्फ 3 मांगे थी, जैसे जेल से बाहर पत्र भेजने की, चिट्ठी भेजने की अनुमति दी जाए, मुकदमे की सुनवाई सीधे राजा करे डायरेक्ट और जो प्रजा मंडल है उसको राज्य में सेवा करने के लिए छूट मिले।
तो ये 3 मांगों को लेके इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। अब इसी अनशन के दौरान टिहरी जेल में एक जेलर हुआ करते थे जिनका नाम था मोहन सिंह। उन्होंने और उनके अधिकारियों ने इन पे बहुत अत्याचार किए, इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। वो इनका मुंह जबरदस्ती खुलवाकर इन्हें दूध पिलाया करते थे ताकि इनका अनशन टूट जाए, लेकिन सुमन जी उसको उल्टी करके निकाल देते थे। इनके खाने में कांच मिलाया जाता था, इनकी रोटी में भूसा और रेत मिलाया जाता था। सर्दियों में इनके फर्श को गीला कर दिया जाता था और ओढ़ने के लिए इनको गीला कंबल दिया जाता था। इनकी बहुत नियमित तरीके से पिटाई होती थी। दिन में 2 या 3 बार इनको बिना किसी रीजन के पीटा जाता था और बहुत भारी बेड़ियों के साथ इनका चलना फिरना वैसे ही मुश्किल था। लेकिन ये डटे रहे, फिर भी इन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा और ये चलते जो टिहरी रियासत थी वो डर गई थी। और 48वें दिन टिहरी रियासत का एक मंत्री इनको मिलने आता है और इनको आश्वासन देता है कि इनको रिहा कर दिया जाएगा और इनके ऊपर जो भी मुकदमा लगा है वो हटा दिया जाएगा अगर ये अपना अनशन वापस ले लेते। त्रिदेव सुमन जी ने तब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा अनशन मेरी रिहाई के लिए नहीं है, ये जनता के आम अधिकारों को लेकर है। आप मेरी मांगे पूरी कर दो, मैं ये अनशन वापस ले लूं। और वो डटे रहे। 20 जुलाई सन 1944 को जब टिहरी रियासत नहीं मानी और इनका अनशन डटा रहा, इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इनको काफी इंजेक्शन दिए गए लेकिन ये फिर भी नहीं माने और 25 जुलाई सन 1944 को इन्होंने जेल में अपनी अंतिम सांस ली। इनकी मौत से जनता भड़क न जाए, टिहरी जेल प्रशासन ने इनकी मरने की खबर को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया और चुपचाप से इनकी डेड बॉडी को भागीरथी नदी में बहा लिया। जब इनके मरने की खबर टिहरी की आम जनता में फैली तो टिहरी राजशाही के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा जन आक्रोश फैला। उनके बलिदान ने यह साबित कर दिया कि टिहरी रियासत कितना अमानवीय और क्रूर था। लेकिन सुमन जी की मरने के बाद उनसे प्रेरणा लेके जो प्रजामंडल के आंदोलन और आम जन आंदोलन था उसने बहुत तेजी पकड़ ली। हर तरीके के लोग, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, इस आंदोलन में भाग लेने लगे। अब 15 दिसंबर सन 1947 को सकलाना पट्टी के एक मुआफिदार यानी जमींदार ने अपने सारे अधिकारों को समर्पित कर दिया और 16 दिसंबर को टिहरी रियासत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और 15 जनवरी सन 1948 को इस जन आंदोलन में जितने लोग शहीद हुए थे उनको प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी में लाया गया और श्री वीरेंद्र दत्त सकलानी के लीडरशिप में एक आजाद पंचायत की स्टेब्लिशमेंट हुई। लेकिन टिहरी अभी भी भारत का हिस्सा नहीं थी। 1947 में भारत की आजादी के बाद भी टिहरी इंडिपेंडेंट था, लेकिन लोगों का आंदोलन इस स्टेज पे था कि महाराजा मानवेंद्र शाह के लिए राज करना लगभग नामुमकिन हो गया था। और फाइनली 1 अगस्त सन 1949 को टिहरी भारत में कन्वर्ट हो गया और फाइनली जो पवार वंश के 60वें राजा यानी कि मानवेंद्र शाह थे, उन्होंने अपने सारे अधिकारों को भारत के गवर्नमेंट के आगे सरेंडर कर दिया। अब भले ही त्रिदेव सुमन जी की इस आंदोलन में जान गई थी, लेकिन उनका जो जान गंवाना था वो वेस्ट नहीं गया। उनसे इंस्पिरेशन लेके आम जनता जो थी उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। त्रिदेव सुमन जी ने यह साबित कर दिया था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे आप चल रहे हो, चाहे कितना भी आपको मुश्किल आए, सामने वाले को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। उनका योगदान टिहरी और टिहरी में रहने वाला हर एक इंसान कभी भुला नहीं पाएगा। उनके नाम से बहुत सारे संस्थाएं और मार्ग बने हैं, जैसे टिहरी में त्रिदेव सुमन नामक एक कॉलेज है जो उनके ही नाम पे समर्पित है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक। मैं आपका दोस्त सचिन भट्ट आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे फीडबैक दीजिए कि मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूं और आपको क्या और टॉपिक देखना अच्छा लगता है। जय भारत, जय उत्तराखंड।